अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को पढ़ेंगे और इसके अंदर हमारे पास और भी टॉपिक हैं। स्पीड ऑफ साउंड के अंदर आज जो है हमने क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अ डायरेक्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ना है मेथड 1, यानी किस तरह से आप स्पीड ऑफ साउंड को डायरेक्ट पता कर सकते हैं। मेजरिंग साउंड बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड है यूजिंग इकोज, तो ये दूसरा मेथड भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उसके बाद हमने पढ़ना है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, कि किस तरह से जो है वो मीडियम के चेंज होने से साउंड की स्पीड चेंज होती है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ना है फैक्टर अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, अफेक्ट द टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। और उसके बाद जो है वो हमने न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2 करना है। और आखिर में मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस कराने हैं। तो ये तमाम काम हम आज की वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको आने वाली वीडियोस भी मिल जाएं। और ये जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इसमें मुझे जो है वो मोटिवेशन भी मिले, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो ये एक मोटिवेशन रहेगी। तो सबसे पहले आ जाएँ, इसको स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ डायरेक्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखिए, आप स्पीड ऑफ साउंड को ना डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कि एक इंसान स्टॉप वॉच लेके खड़ा हो जाए और जब उसको साउंड सुनाई दे तो वो पता कर ले कि कितनी देर में मुझे साउंड सुनाई दिया है। यानी डिस्टेंस जो है उसे पता हो कि सामने वाला कहाँ पर खड़ा है, कितना दूर खड़ा है और कितना टाइम लगा मुझे साउंड सुनाई देने में। तो अगर ये चीज़ हम करेंगे तो हम डायरेक्ट भी स्पीड ऑफ साउंड को पता कर सकते हैं सिर्फ स्टॉप वॉच की मदद से। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड को पता करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि इनडायरेक्ट होते हैं, यानी जिसमें आप वेव लेंथ की मदद से पता करते हैं। लेकिन जहाँ पर आप स्टॉप वॉच की मदद से पता कर रहे होंगे और डिस्टेंस की मदद से, यानी जो डिस्टेंस होगा हमारे पास उसकी मदद से, तो उसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। जब भी कोई कहे ना डायरेक्ट मेथड क्या है स्पीड ऑफ साउंड को पता करने का एयर में, तो वो ये है कि स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करें और जितना डिस्टेंस साउंड ने ट्रैवल किया है उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड होता है। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस चंद स्टेप्स हैं, उसको आपने जो है वो अच्छी तरीके से समझ लेना है। देखिए, मैं बुक से ही आपको पढ़ाता हूँ ताकि आपके जो बुक आपको दी गई है वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक लिखकर जो है अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहे एक्सप्लेन कर दूँ, नहीं, बुक को पढ़ाता हूँ ताकि बुक समझ में आए। ऐसा कर सकता हूँ मैं अपनी मदद से जो भी समझ में आ रहा है वो समझा दिया, नहीं, बल्कि बुक्स पढ़ानी है पूरी आपको, ठीक है। तो चले सबसे पहले देखते हैं अ डायरेक्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। As we know, sound travel quite fast, but it is still possible to measure its speed in the air by direct method. अच्छा, देखें, आपको ये बात पता है कि साउंड की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी इतनी कम नहीं होती कि आप बहुत आसानी से पता कर लें। थोड़ा सा आपको जो है वो जतन करने पड़ते हैं, यानी थोड़ा सा आपको मुश्किल होता है स्पीड ऑफ साउंड को पता करने में। आपको क्या मुश्किल होती है कि स्पीड जो है, साउंड की जो स्पीड है ना वो तेज़ होती है एयर में। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले ना कि साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस मीडियम में होती है, तो एयर उसका जवाब नहीं है, उसका जवाब है सॉलिड। सॉलिड में जो साउंड की स्पीड होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है, एयर में सबसे कम होती है, ठीक है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद सबसे कम एयर में होती है। अब हम जो है इस चीज़ को थोड़ी देर में आगे चार्ट दिया हुआ उसमें पढ़ेंगे भी, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कम स्पीड आती है ना साउंड की, वो एयर में ही आ रही होती है हमारे पास। अच्छा, और वैक्यूम में तो आपको पता है कि साउंड की स्पीड 0 होती है, क्योंकि साउंड वैक्यूम में मोशन कर ही नहीं पाता, ठीक है, वैक्यूम में मूव कर ही नहीं पाता है। अच्छा, अब सबसे पहले देखें, यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि साउंड को आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हो, पॉसिबल है। अब कैसे? एक्सपेरिमेंट की मदद से ये होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आपने साउंड सुना और पता चल गई आपको स्पीड, नहीं, और ना ही टाइम पता चलेगा, बल्कि एक्सपेरिमेंट पूरा प्रॉपर करना पड़ेगा। अब एक्सपेरिमेंट की तरफ आ जाता है। एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ साउंड। There are several experiments that can be carried out to determine the speed of sound. Two methods are described below. The apparatus for each experiment is given in bold. अच्छा, देखें भाई, सिर्फ ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपको बताए हैं ना स्पीड ऑफ साउंड पता करने के लिए, सिर्फ ये नहीं है, आपके पास और भी मेथड्स हैं। और भी मेथड की मदद से आप स्पीड ऑफ साउंड को पता कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर 2 मेथड्स आपको बता दिए गए हैं। एक मेथड क्या है कि 2 लोग एक दूसरे से दूर खड़े हो गए और एक बंदे ने जो है वो साउंड पैदा किया, दूसरे बंदे ने स्टॉप वॉच से पता किया कि साउंड कितनी देर में उसे सुनाई दे रहा है, ठीक है।
और दूसरा मेथड क्या है कि दोनों लोग एक साथ खड़े हो गए, एक बंदे ने साउंड पैदा किया और इको जो है वो दीवार से टकरा कर आई, यानी साउंड जब दीवार से रिफ्लेक्ट होकर आता है, किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर आता है और फिर जब दोबारा सुनाई देता है तो उसे हम इको कहते हैं। इको क्या है? इको सिंपल सी ये है कि यहाँ पर आपके पास साउंड पैदा हुआ, ठीक है, ये साउंड पैदा हुआ और ये जो साउंड की वेव है ये इधर टकराई, ठीक है, इधर टकराई, ठीक है, ये साउंड की वेव इधर टकराई, ठीक है, साउंड की वेव इधर टकराई और टकरा कर वापस आई और फिर दोबारा साउंड सुनाई दिया। तो ये क्या होता है? आपके पास इको होता है। ये क्या होता है? आपके पास इको होता है। इसी को हम कहते हैं इको, ठीक है। कंप्रेशन, रीरिफ्लेक्शन आप पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये दो मेथड है। एक मेथड है कि आपके पास दो लोग एक दूसरे से दूर खड़े हो जाएं और एक मेथड है आपके पास कि आप इको की मदद से पता करें। अब देखें, सबसे पहले तो आपने क्या करना पड़ेगा कि एक बंदे को इधर खड़ा करना पड़ेगा। डायग्राम देखते रहिए, मेथड 1 में डायग्राम दी हुई है। एक लेडी खड़ी हुई है, ठीक है, उनके हाथ में है SP, ठीक है, स्टॉप SW, स्टॉप वॉच, ठीक है, SW लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ताकि डायरेक्ट लिख सकूँ। और जो दूसरा बंदा है उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में जो है 2 वुडन के ब्लॉक हैं जिसे वो बजाएगा, ठीक है, 2 वुडन के ब्लॉक हैं जिसे वो बजाएगा ताकि साउंड को पैदा करा जा सके, ठीक है, 2 वुडन के ब्लॉक हैं। अच्छा, अब ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूर खड़े हैं? ये दोनों एक दूसरे से 100 मीटर के फासले पे खड़े हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से 100 मीटर के फासले पे खड़े हैं, ठीक है, 100 मीटर। अब ये डिस्टेंस आपने कैसे मेजर किया? तो ये डिस्टेंस आपने मेजर किया टर्न टेबल की मदद से। ये डिस्टेंस आपने किससे मेजर किया? सॉरी, ट्रेंडल व्हील की मदद से, टेबल नहीं, ट्रेंडल व्हील। तो ये आपको जो है ट्रेंडल व्हील सामने बना हुआ नज़र आ रहा होगा बराबर में। अक्सर आपने देखा होगा कि जब रोड्स बनाए जा रहे होते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। देखें, एक तो वो तरीका है कि इंची टेप की मदद से डिस्टेंस मेजर कर लें, लेकिन ये थोड़ा हार्ड तरीका है, इसमें टाइम भी ज़ाया होता है क्योंकि बार बार फिर इंची टेप लिया, फिर कॉपी पेंसिल पे लिखा, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेंडल व्हील है ये बहुत आसान है। इससे क्या होता है कि बस आप जो है इसको मोशन कराते रहें ज़मीन पर, जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, वो आपको डिजिटली बता देगा। यानी इसके ऊपर एक डिजिटल बॉक्स लगा होता है ऊपर की तरफ जिसमें ये मेजर करके आपको बता देगा कि आपने A से लेके B तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। बस आपको बस इसको पकड़ के लेकर घूमना होगा, ठीक है। तो जैसे बच्चे खिलौने लेते हैं ना, बिल्कुल वही टाइप की चीज़ है, ठीक है। अच्छा, तो उसकी मदद से डिस्टेंस मेजर किया तो कितना डिस्टेंस आया? 100 मीटर का डिस्टेंस आया इन दोनों के दरमियान। अच्छा, अब आगे क्या करते हैं? द डिस्टेंस आ गया। दूसरा पॉइंट यही था, 1 person हैज़ 2 वुडन ब्लॉक विच दे बैंग टुगेदर अबव देयर हेड। तो जिस बंदे के हाथ में ये ब्लॉक है ना, वो क्या करेगा? इसे बजाएगा, इसे यूं करके मारेगा। तो जब ये इसे मारेगा तो इस बंदे को जो है ना कुछ देर बाद, इन लेडी को जो है वो कुछ देर बाद साउंड सुनाई देगा। तो जैसे ही साउंड सुनाई देगा ना इन लेडी को, ये क्या करेंगे? स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे। स्टॉप वॉच यानी काउंटडाउन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अ सेकंड पर्सन विथ अ स्टॉप वॉच स्टार्ट वॉच, देन ही हेयर्ड वन ऑफ द क्लैप एंड एंड टाइमिंग आफ्टर 20 क्लैप्स। तो जैसे ही एक क्लैप सुनाई दिया ना, एक बार साउंड सुनाई दिया ना, तो इन्होंने क्या किया? स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया। और जैसे ही फिर ये बंदा क्या करेगा? ये जो है वो 20 टाइम इसे बजाएगा, इसे 20 टाइम बजाएगा। और जैसे ही इन्हें 20 क्लैप सुनाई देंगे ना, ये स्टॉप वॉच को रोक देंगी। यानी जब पहला क्लैप हुआ तो स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया, जैसे ही 20 क्लैप हो गए तो स्टॉप वॉच को रोक दिया। अब ये क्यों कर रहे हैं? ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक्यूरेसी आ सके। अब देखिए, जैसी पहली बार साउंड सुनाई दिया ना, वैसे स्टॉप वॉच चालू की बंद की तो इसमें क्या है? ह्यूमन एरर आता है, यानी रिएक्शन टाइम का एरर आएगा, तो जिसकी वजह से सही मेजरमेंट नहीं हो पाएगी। इसीलिए 20 क्लैप का टाइम ले लिया ताकि सही मेजरमेंट आ सके। तो इन्होंने क्या किया? 20 क्लैप का हमारे पास टाइम को ले लिया। तो 20 क्लैप का टाइम समझ लो, क्लैप लिए इन्होंने 20, जिसे मैं W से लिख रहा हूँ, ठीक है। W यानी वेव क्लैप आ गया हमारे पास 20, और टाइम लिया इन्होंने 40 सेकेंड। तो ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि 20 क्लैप हो रहे हैं 40 सेकेंड में। अब हमें पता करना है कि 1 सेकेंड में कितने क्लैप हुए, ठीक है, या एक क्लैप कितने सेकेंड में हुआ। दो अलग अलग चीज़ें हैं। 1 सेकेंड में कितने क्लैप हुए ये अलग चीज़ है, और 1 सेकेंड में कितने क्लैप हो रहे हैं ये अलग चीज़ है, ठीक है। सॉरी, 1 सेकेंड में कितने क्लैप हुए ये अलग चीज़ है, और एक क्लैप को होने में कितना टाइम लग रहा है ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम पता क्या करेंगे कि हमारे पास 1 सेकेंड में हमारे पास एक क्लैप कितने सेकेंड में हो रहा है, ठीक है। तो हम 40 को ऊपर रख देंगे, 20 को डिवाइड करा देंगे।
तो जब हम 40 को ऊपर रखेंगे, 20 को डिवाइड कराएंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 20, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि एक क्लैप को होने में आपके पास 2 सेकंड लग रहे हैं, यानी एक क्लैप जो है वो 2 सेकंड के अंदर हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे ना, 20 को डिवाइड कराएंगे 40 से, तो आपको ये पता चलेगा कि एक सेकंड में कितने क्लैप हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं 20 को डिवाइड करा रहा हूँ 40 से, तो मेरे पास आ रहा है 0.5, तो 0.5 यानी आधा क्लैप हो रहा है एक सेकंड में। एक सेकंड में कितना क्लैप हो रहे हैं? आधा क्लैप हो रहा है आपके पास। ठीक है, यानी आधा जो है वो डिस्टेंस तय होता है एक सेकंड के अंदर। ठीक है, और 2 सेकंड में ये पूरा हो जाता है, 2 सेकंड में ये पूरा क्लैप हो जाता है आपके पास। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 40 को डिवाइड करा है 20 से, तो हमें पता चल गया कि आपके पास टोटल एक क्लैप कितने टाइम में हुआ, एक सेकंड में एक क्लैप कितने टाइम में हुआ। तो एक क्लैप आपके पास 2 सेकंड के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। असल में ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग करने वाली चीज़ है, लेकिन अगर इसे समझ लेंगे ना तो फिर मसला नहीं होगा। तो अब आपके पास टाइम आ गया है 2 सेकंड का। ठीक है, 2 सेकंड आपको जो है वो लग रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, 100 मीटर को आप डिवाइड करा देंगे 2 से, तो आपके पास कितनी वेलोसिटी आएगी? आपके पास आएगी 50 वेलोसिटी आएगी, आपके पास 50। ठीक है, आपके पास वेलोसिटी क्या आ रही है? 50 आ रही है आपके पास वेलोसिटी। तो ये तो आपने क्या किया, ये आपने एक क्लैप की मदद से वेलोसिटी पता की। ठीक है, एक क्लैप की मदद से वेलोसिटी ऐसे आ गई आपके पास, यहाँ स्पीड आ गई साउंड की। अब आप क्या चाह रहे हैं, आप टोटल क्लैप की मदद से किस तरह से पता कर सकते हैं स्पीड। तो आपको क्या करना होगा कि आपने कितने क्लैप किए हैं, आपने क्लैप किए 20 ना, और 20 क्लैप मल्टीप्लाई करा देंगे आप 100 से, क्योंकि एक क्लैप जो है वो कितना डिस्टेंस तय कर रहा है? 100। तो 20 क्लैप को जब मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, तो टोटल 20 क्लैप कितना डिस्टेंस तय कर रहे हैं ये पता चल जाएगा। और टाइम कितना लगा आपको 20 क्लैप करने में? 40। ठीक है, तो वेलोसिटी दोनों कंडीशन में सेम आएगी। आप देखिएगा यहाँ भी 50 ही आएगी, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40, तो ये भी 50 आ रही है। ठीक है, यहाँ भी जो है वो वेलोसिटी आपके पास, स्पीड लिख लेते हैं, एस लिख लेते हैं। ठीक है, बल्कि वी से ही डिनोट होगी। तो वी स्पीड जो है आपके पास कितनी आ रही है? 50। तो आप चाहें तो एक क्लैप का टाइम पता कर और जो उसने डिस्टेंस तय किया है क्लैप ने वो पता कर लें, और फिर आप उसको डिवाइड करा दें एक क्लैप के डिस्टेंस को टाइम से, तो आपके पास आएगा उसका जो है वो वेलोसिटी स्पीड आ जाएगी। या आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जितने टोटल क्लैप पैदा हुए हैं और उन क्लैप ने जितना टाइम, यानी उन्होंने जितना डिस्टेंस तय किया है उसको आपस में मल्टीप्लाई करा दें, और फिर जो टोटल टाइम उन क्लैप को पैदा होने में लगा उससे डिवाइड करा दे, तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। तो 2 कंडीशनें हैं। तो ये तो हमारी हो गई। ठीक है, ये तो हमें अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गई कि स्पीड हमारे पास क्या आ रही है, स्पीड हमारे पास आ रही है 50। अब देखें, इतनी स्पीड नहीं आ रही होगी, ये मैंने अज्यूम करके आपको समझाने के लिए किया। ठीक है, स्पीड ज़्यादा ही आ रही होगी, लेकिन ये मैंने अज्यूम किया है। ठीक है, स्पीड ज़्यादा ही आ रही होगी, 200 से ज़्यादा ही आ रही होगी। ठीक है, तो ये मैंने 40 टाइम इसलिए रख लिया ताकि मैं आपको बात समझा सकूं। मैं चाहता तो यहाँ पर 10 भी रख सकता था 40 की जगह पर। ठीक है, 10 सेकंड लगे 20 क्लैप को होने में, ये भी कर सकता था। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करते, अगर 10 सेकंड लगते 20 क्लैप को होने में, तो एक क्लैप आपके पास कितने टाइम में होता? 1 क्लैप हमारे पास एक सेकंड में कितना क्लैप होता? 0.5 सेकंड, 0.5 क्लैप हो रहा होता, यानी आधा क्लैप होता एक सेकंड के अंदर। लेकिन यहाँ तो मैंने टाइम ज़्यादा रखा ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से बात समझा सकूं। ठीक है, अच्छा चलो, अब जो है वो अगले में क्या करूँगा मैं, अगले में बिल्कुल सेम तरीक़ेकार है। अब अगले में क्या किया, अगले मेथड में, इको के मेथड में क्या किया कि अब इको के मेथड में ये बंदा जो है ना इन लेडी के करीब खड़ा हुआ। ठीक है, करीब खड़ा हुआ, ये बंदा इन लेडी के करीब खड़ा हुआ, ये बंदा इन लेडी के करीब खड़ा हुआ और वहाँ पर उन्होंने वुडन ब्लॉक बजाया। ठीक है, इनको इनके करीब खड़ा कर देता है, और ये लेडी स्टॉप वॉच लेके इनके करीब खड़ी हुई। इन्होंने यहाँ पर वुडन ब्लॉक है और इन दोनों के दरमियान, मतलब इनके दरमियान जो है, मतलब आगे जो है वो एक दीवार है। ठीक है, आगे एक दीवार है और जो डिस्टेंस है 50 मीटर का। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो वुडन को बजाया, 2 लकड़ियों के पीस को बजाया
तो जब इन्होंने लकड़ी के पीस को बजाया तो ये साउंड यहाँ से ट्रैवल किया और दोबारा इनको सुनाई दिया, ठीक है, ऐसे इको पैदा हुई। अब देखें पूरा पढ़ते हैं। अ पर्सन स्टैंड अबाउट 50 मीटर अवे फ्रॉम अ वॉल और क्लिफ यूजिंग अ टंडल व्हील टू मेजर दीज डिस्टेंस। तो टंडल व्हील की मदद से ही डिस्टेंस मेजर किया। समझ लीजिए ये पर्सन और ये लेडी ना एक दूसरे के बहुत करीब खड़ी हुई हैं, ठीक है, बहुत करीब खड़े हुए हैं। इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को हम बहुत नेगलेक्ट ले रहे हैं, बहुत कम, बहुत करीब खड़े हैं एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि ताकि इको जो है वो दोनों को एक ही साथ सुनाई दे। ऐसा ना हो कि एक को इको पहले सुनाई दे, एक को इको बाद में, तो उससे फिर मुश्किल होगी, ठीक है। तो एक दूसरे के करीब खड़े हुए। अ पर्सन क्लैप टू वुडन ब्लॉक टुगेदर एंड लिसन फॉर द इकोस। तो पर्सन ने क्या किया? क्लैप करे दोबारा, यानी दोबारा जो है वो उन लकड़ी के पीसों को बजाया, ठीक है, लकड़ी के पीसों को दोबारा बजाया। तो जैसे ही पहला बजाया और जैसे ही उसका साउंड दीवार से टकराकर लेडी को सुनाई दिया, इको सुनाई दी यानी, तो उन्होंने क्या किया? स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही 20 बार हो गया तो उन्होंने क्या किया? लेडी ने स्टॉप वॉच रोक दी। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो ये आदमी है ना, ये वुडन ब्लॉक को एक रिदम में बजाएगा, यानी बार बार एक ही टाइम में बजाएगा, यानी 1 सेकेंड बाद बजाता रहेगा। पहले बजा दिया, जैसे ही 1 सेकेंड हो गया फिर दोबारा बजाया, फिर अगले सेकेंड में दोबारा बजाया, ताकि एक रिदम बने, यानी एक म्यूज़िक सुनाई दे। ऐसा नहीं है कि पहले 1 सेकेंड में बजाया, फिर 4 सेकेंड बाद, फिर 10 सेकेंड बाद, तो ऐसे हमारी कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ लिखा हुआ है ना, पर्सन देन स्टार्ट टू क्लैप द ब्लॉक टुगेदर रेपिडेटली इन रिदम विद द इकोस, ठीक है। तो 20 बार इसने यही काम किया और टाइम वही ले लेते हैं, 40 सेकेंड इन्हें लगा, ठीक है। मैंने मान लिया 40 सेकेंड लगा, वैसे तो कम ही टाइम लगेगा, ताकि मैंने आपको समझाने के लिए 40 सेकेंड रखे थे, ताकि आपको कैलकुलेशन आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है। अ पर्सन इज देन रिपीटेड एंड देन एवरेज टाइम कैलकुलेट। तो यही काम इन्होंने 3-4 बार किया, यानी पहले 20 बार बजाया, जो टाइम आया वो लिख लिया, ठीक है। पहले इन्होंने 20 बार बजाया, जो टाइम आया वो लिख लिया, फिर दोबारा 20 बार बजाया तो 39 सेकेंड आ रहा है टाइम, ठीक है। फिर इन्होंने फिर जो है वो क्या किया? इन्होंने फिर जो है वो बजाया, अब आ रहा है 41, और जितनी टाइम इन्होंने ये काम किया ना उसको डिवाइड करा दिया 3 से, तो ये कहते हैं एवरेज निकालना। यानी इन्होंने यही काम 3 बार किया ना, तो जो 3 बार इन्होंने वैल्यूज़ आ रही है ना, उन तीनों बार वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। जब इन्होंने पहली बार 20 बार बजाया तो टाइम ये आया, फिर इन्होंने 20 बार बजाया, टाइम ये आया, फिर तीसरी बार इन्होंने 20 बार बजाया, टाइम ये आया, और फिर इन्होंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो इसका एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज क्या आ रहा है हमारे पास? एवरेज भी 40 आ रहा होगा। देखें, 40 + 39 + 41 डिवाइडेड बाय 3, तो देखें 40 आ रहा है, ठीक है। तो जब 40 आ रहा है तो कैलकुलेशन सेम रहेगी, ठीक है, कैलकुलेशन। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ जो है ना इजाफा है। इजाफा क्या है कि यहाँ पर जो है ना साउंड 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एक डिस्टेंस तो ये हो गया 50, और एक डिस्टेंस ये हो गया जो कि वो टकरा कर वापस आ रहा है। तो 50 + 50 कितना हो गया? 100। तो आप क्या करेंगे? आप चाहें तो 2 को मल्टीप्लाई करा लीजिए 50 में, या ऐसे भी कर सकते हैं 50 + 50, ठीक है। यहाँ पर 50 के अंदर 2 क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? क्योंकि एक डिस्टेंस वो जो कि साउंड जाते वक्त ट्रैवल कर रहा है, एक डिस्टेंस वो जो साउंड आकर ट्रैवल कर रहा है, आते हुए ट्रैवल कर रहा है। तो डबल डिस्टेंस हो गया ना। डबल डिस्टेंस कितना बनेगा? डबल हो गया। तो डबल के लिए क्या करते हैं आप? 2 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिस्टेंस 50 था, तो डबल डिस्टेंस हो गया आपके पास 100। अगर डिस्टेंस 500 होता तो डबल डिस्टेंस हो जाता आपके पास 1000, ठीक है। तो 50 डिस्टेंस यहाँ से हो गया, और 50 डिस्टेंस इसने दोबारा भी ट्रैवल किया। तो देखें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? टोटल 100 ट्रैवल किया। तो बस सेम तरीका है कि अब आपने जो है वो चाहे तो एक क्लैप का टाइम निकाल लीजिए, ठीक है, और उसको जो है वो टोटल 100 से डिवाइड करा दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ आप ऐसे कर लीजिए कि आप जो है वो डिस्टेंस को रखिए, जो भी डिस्टेंस है ना उसको रखिए, और उससे 2 मल्टीप्लाई कराइए और डिवाइड करा दीजिए। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना फॉर्मूले में 2 शामिल ही कर देता हूँ। वेलोसिटी के फॉर्मूले में 2 शामिल कर दिया, s लिख दिया और डिवाइडेड बाय t। अब ये 2 इको के लिए है। इको के लिए क्यों है कि भाई इको में ना पहले जाके दीवार से टकराता है साउंड, फिर वापस आता है, तो डबल डिस्टेंस ट्रैवल होता है, तो इसीलिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी के फॉर्मूले में 2 ही आ रहा होता है, ये इको की वजह से 2 आ रहा है, डबल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया
तरीक़ेकार। और कैलकुलेशन फिर सेम यही है जो कैलकुलेशन वहाँ की थी ना कि 20 क्लैप हुए, 40 सेकंड लगे और फिर ये करा, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है जो कैलकुलेशन पीछे की थी। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ना आप चाहें तो टाइम 10 सेकंड भी ले सकते हैं 20 क्लैप का। मैंने तो ज़्यादा टाइम लिया था, मैंने उस वक्त भी ये बात बताई थी, मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए लिया ताकि मैं स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझा सकूं। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड 50 इतनी कम नहीं आती, ये मैंने समझाने के लिए लिया था। आप चाहें तो 10 सेकंड भी ले सकते हैं, 5 सेकंड भी ले सकते हैं। तो जब आप 10 को ऊपर रखेंगे ना तो आपके पास क्या आएगा कि एक क्लैप कितने सेकंड में हुआ। ठीक है, एक क्लैप। लेकिन अगर आपने 20 को ऊपर रख दिया ना और 10 को नीचे रखा तो फिर आपके पास ये आ रहा होगा कि एक सेकंड में कितने क्लैप हुए। ठीक है, एक सेकंड में कितने क्लैप हुए और एक क्लैप कितने सेकंड में हो रहा है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट रहेगा हमेशा, ये बात याद रखिएगा। अभी अगर मैंने 40 ऊपर रखा है और 20 नीचे रखा है तो मेरे को ये पता चल रहा है कि मेरे पास एक सेकंड में कितना क्लैप हो रहा है। तो एक सेकंड में मेरे पास जो है वो मतलब मेरे पास 2 सेकंड में एक क्लैप जो है मेरे पास 2 सेकंड में हो रहा है। एक बार फिर बता देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि जहाँ पर जब मैं 40 को ऊपर रख रहा हूँ ना 20 को डिवाइड करा रहा हूँ तो इससे मेरे पास ये आ रहा है कि एक क्लैप कितने सेकंड में हुआ। ठीक है, अच्छा अब जब मैं 20 को ऊपर रख रहा हूँ ना और 40 को डिवाइड करा रहा हूँ तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे पास जो है वो एक क्लैप कितने सेकंड में हो रहा है। ठीक है, एक क्लैप नहीं कह लीजिए, ये कह लीजिए कि एक सेकंड में कितने क्लैप हो रहे हैं। एक सेकंड में मेरे पास 0.5 क्लैप हो रहे हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लेकिन अगर गौर करेंगे ना तो बात समझ ही आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आसान करके इसे डिटेल में बता दूं और इंशाल्लाह ये डिटेल में हो भी गया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये क्लैप वाली बात डिटेल में समझ में आई या नहीं आई। अच्छा चलो, अब आसान आ गया, अब तो बस कॉन्सेप्ट वाला ही है। स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। साउंड wave are mechanical wave, any medium that contain particles can transmit sound। अच्छा भाई याद रखिएगा कि आपके पास साउंड वेव जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के साथ साथ मैकेनिकल वेव भी है, यानी उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम नेसेसरी है। अगर आपके पास साउंड वेव को ट्रैवल कराना है तो मीडियम तो चाहिए ही चाहिए होगा। मीडियम के बगैर कभी भी आपके पास साउंड वेव ट्रैवल नहीं करेगी। ठीक है, तो साउंड वेव को ट्रैवल कराना मीडियम, तो मीडियम तो आपके पास सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। एक बात मैंने अभी शुरू में भी बता दी थी शायद कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। अगर आपके पास कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड की किस में होती है तो आप बोलेंगे सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड की किस में होती है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और सबसे आखिर में गैस आती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है, साउंड में, क्योंकि साउंड में सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है, सॉलिड में। सॉलिड में क्या होता है, यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, ये एक सॉलिड है, इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वाइब्रेशन ज़्यादा होती है। जब एक दूसरे के करीब करीब पैक्ड होंगे तो वाइब्रेशन ज़्यादा होंगी ना, एनर्जी को ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे ट्रैवल करा देंगे। लिक्विड में क्या होता है कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर बना देता हूँ। ठीक है, एक कंटेनर बना दिया, एक कंटेनर बना दिया। इसमें क्या होता है, लिक्विड में पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर दूर होते हैं। ठीक है, दूर दूर। लेकिन गैस में क्या होता है, एक आपके पास कंटेनर है रेक्टेंगल का, इसमें और दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, और दूर दूर होते हैं। तो जितने पार्टिकल्स करीब होंगे ना उतना ज़्यादा तेज़ी में साउंड मूव करेगा, उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी, और जितने पार्टिकल्स दूर होंगे ना साउंड जो है वो उतना ही हल्के मूव करेगा। अब देखो, पहले इस पार्टिकल को इसके पास जाना पड़ेगा वाइब्रेशन को देने के लिए, फिर वापस आएगा, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पहले ही ऑलरेडी इतने करीब हैं तो टाइम कम ही लगेगा। तो इसीलिए सॉलिड में ज़्यादा तेज़ साउंड ट्रैवल करता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। अच्छा, अब देखो साउंड की स्पीड को पता करने का एक और तरीका भी है। वो क्या है कि ये कंप्रेशन, ये आपके पास कंप्रेशन वाला रीजन है। ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, तो साउंड वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये जो हिस्सा है वो आपके पास है रेडिफेक्शन या रेडिफेक्शन कह लीजिए या रेफ्रैक्शन कह लीजिए, वैसे तो रेडिफेक्शन ही पढ़ा जा रहा होता है। ठीक है, ये हो गया, फिर ये हो गया आपके पास फिर कंप्रेशन, और ये हो गया फिर आपके पास रेडिफेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कंप्रेशन, COM
PRESSI, ठीक है, ये हो गया कंप्रेशन, और ये रीजन हो गया आपके पास, ठीक है, रेरिफेक्शन, ठीक है। तो अब एक और तरीका क्या है स्पीड ऑफ साउंड को जो है वो आपके पास पता करने का, कि आप जो है वो कंप्रेशन और रेरिफेक्शन के दरमियान का जो डिस्टेंस है, फ्रैक्शन नहीं होता, फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया वेवलेंथ, ठीक है, कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस हो गया वेवलेंथ। तो आपके पास जो वेवलेंथ है वो, और इस वेवलेंथ को बनने में जितना टाइम लगा है वो, अगर इन दोनों को आप डिवाइड करा देंगे तो आपके पास आ जाएगी स्पीड ऑफ साउंड। तो एक तरीका ये भी होता है, ये इनडायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली पता करा जाता है इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपके पास। तो ठीक है, तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं, और ये फार्मूला लिख के दिया हुआ भी, और इसकी शायद मैंने डेरिवेशन आपको करा भी दी थी, ठीक है। तो ये तरीका भी है, या फिर आपको पता है कि ये जो टी है वो टाइम पीरियड ही है आपके पास, ये टी जो है वो टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड आपको पता है किसके बराबर होता है, 1/, ये आपको पता है ना कि ये जो f होता है आपके पास 1/t होता है, तो 1/t की जगह मैंने f पुट कर दिया, तो v = f लैम्डा हो गया। तो इस तरीके से भी आप जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को पता कर सकते हो। तो ये दो तरीके हो गए। अब आ जाते हैं मुख्तलिफ मटेरियल में स्पीड ऑफ साउंड को पता करते हैं, यानी मुख्तलिफ मटेरियल में स्पीड ऑफ साउंड क्या रहेगी, इसको जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ मटेरियल में। अच्छा देखो, सॉलिड तमाम तरह, हर सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड एक जैसी नहीं रहेगी, अलग अलग मटेरियल में स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग आएगी। यानी सॉलिड में भी मुख्तलिफ आपके पास मटेरियल होते हैं ना, सॉलिड में जैसे सोडियम हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, इसी तरह से, तो हर में स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग आएगी सॉलिड में भी। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड आपको दी हुई है ना, वो दी हुई है एल्यूमिनियम में, जो कि आ रही है आपके पास 6420 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसी तरह से फिर और आपको निकल में भी दी हुई है, स्टेनलेस स्टील में भी दी हुई है, स्टेनलेस स्टील यानी जिसमें जंग नहीं लगता, ब्रास में भी दी हुई है, कॉपर में भी दी हुई है, ग्लास में भी दी हुई है, वाटर में भी दी हुई है। अच्छा, सी वाटर में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती है, उसके अंदर नमक होता है, तो इसीलिए उसमें पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं। लेकिन जो आपके पास डिस्टिल्ड यानी जो प्योर वाटर होता है, साफ़ पानी होता है, उसके अंदर पार्टिकल्स कम होते हैं, उसके अंदर जो है वो नमक नहीं होता, तो जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सी वाटर, तो इसलिए उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम आ रही होती है। अच्छा, तो सबसे कम मैंने आपको बताया था ना स्पीड ऑफ साउंड गैस में आ रही होगी, और कौन सी गैस है सबसे ज़्यादा जिसमें कम आती है स्पीड ऑफ साउंड, वो होती है सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड में स्पीड ऑफ साउंड है 213 मीटर पर सेकेंड, 213 मीटर पर सेकेंड सबसे कम जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आपकी आ रही है, ठीक है। अच्छा, फैक्टर दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, अब कुछ फैक्टर्स भी जो हैं वो स्पीड ऑफ साउंड पर अफेक्ट करते हैं, जिसमें है आपके पास टेम्परेचर। देखिए, आप एक बात याद रखिएगा कि टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर सबसे पहले क्या होता है ये आपको पता होगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, गर्म महसूस होती है, आप क्या बोलते हैं, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, आपको ठंडी महसूस होती है, आप क्या बोलते हैं, इसका टेम्परेचर कम है। तो इसी तरह से इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड पर। तो अगर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगी। आप इसका फार्मूला देखिए, V = 331 मल्टीप्लाई बाय √T/273। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इसमें जब भी आप टेम्परेचर डालेंगे वो एब्सोल्यूट स्केल में डालेंगे। अब एब्सोल्यूट क्या स्केल क्या होता है कि जब भी आप टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में लेते हैं, ये आपके पास एब्सोल्यूट स्केल होता है, ठीक है। तो जब भी आप टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में लेते हैं, ये आपके पास एब्सोल्यूट स्केल होता है, AB एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट स्केल। तो जब भी आप टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में लोगे तो ये होगा आपके पास एब्सोल्यूट स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। इसको टेम्परेचर लिख लीजिए, स्केल अगर शायद आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, तो TEM टेम्परेचर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी उसकी यहाँ पर वजह लिखी हुई है, ठीक है। टेम्परेचर इज ऑल्सो अ कंडीशन दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट डिपेंड अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम एट हायर टेम्परेचर हैव मोर एनर्जी, थस दे कैन वाइब्रेट एट अ हायर रेट। अच्छा देखो भाई, ये आपके पास है
मॉलिक्यूल्स, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें टेम्परेचर कम है, ठीक है। ये आपके पास एक है रेक्टेंगल एक और, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस है ये समझ लीजिए बेसिकली, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हल्की मोशन कर रहे हैं, हल्के मोशन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम है। इसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी में मोशन कर रहे हैं, तेज़ मोशन कर रहा है, क्यों? क्योंकि इनके पास टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो जब इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगी टेम्परेचर के ज़्यादा होने से, तो वो ज़्यादा तेज़ी में वाइब्रेट करेंगे और ज़्यादा तेज़ी में साउंड ट्रेवल करेगा, ठीक है। इसमें जो है वो टेम्परेचर कम है, यानी हल्के हल्के मोशन कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स। तो जब मॉलिक्यूल्स हल्के हल्के मोशन कर रहे होंगे ना, तो जब आप उसके अंदर एनर्जी, जब आप उसके अंदर साउंड को ट्रांसफ़र कराओगे ना, जब यानी साउंड उसके ज़रिए से मोशन कराओगे साउंड को, तो वो हल्के मोशन करेंगे, क्यों? क्योंकि वो पहले ही हल्के मोशन कर रहे हैं और फिर आपने साउंड भी दिया तो वो ज़्यादा तेज़ मोशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑलरेडी ही वो तेज़ मोशन कर रहे हैं, तो जब उनको साउंड मिलेगा तो वो उसको तेज़ी से आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही तेज़ मोशन कर रहे हैं। अब एक गाड़ी है जो कि तेज़ चल रही है, तो अगर आप उसको धक्का दो तो आपके धक्का देने से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उस गाड़ी पे? नहीं, क्योंकि वो पहले ही तेज़ चल रही है। लेकिन एक गाड़ी है जो कि बंद पड़ी हुई है या बहुत स्लो चल रही है, तो अगर आप उसको धक्का दोगे तो वो तेज़ चलने लग जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ भी ऐसी है कि अगर स्पीड मॉलिक्यूल की ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पहले से ही ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा तेज़ी में जो है वो साउंड को मोशन करा देंगे, और अगर कम है तो वो हल्के मोशन कराएंगे। और ये फार्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर जो टी डलेगा ना, जब भी, वो केल्विन में डलेगा, ठीक है, सेल्सियस में नहीं डालेंगे। और सेल्सियस में दिया वो तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये बात आपको इन्होंने लिखी हुई है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, मेरी बात याद रख लीजिएगा कि आपके पास ये बात लिख लीजिए कि ड्राई, आपके पास जो ड्राई गैस होती है ना, यानी जो ड्राई एयर होती है, ए से एयर, डी से ड्राई, ये जो है वो ज़्यादा डेंस्ड होती है मॉइस्ट एयर के मुकाबले में। इससे बात समझ में आ जाएगी। ड्राई एयर का जो आपके पास डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है। अब क्यों? मॉइस्ट एयर में मौजूद होता है आपके पास वाटर, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कम होता है, और ड्राई एयर में आपके पास वाटर नहीं होता, उसके अंदर होता है आपके पास नाइट्रोजन, एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह से और गैसेस। तो उनका जो एटॉमिक मास है वो ज़्यादा होता है, उनका मॉलिक्यूलर मास, अगर वो गैस की फॉर्म में तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये ज़्यादा डेंस्ड होती है, ये कम डेंस्ड होती है। तो याद रखिएगा। लेकिन जो आपके पास मॉइस्ट एयर होती है उसमें मॉलिक्यूल्स तो ज़्यादा है, लेकिन मास कम है उसका, ठीक है, मास कम है। लेकिन जो ड्राई एयर है ना, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स तो कम है, लेकिन उसकी मास ज़्यादा है। तो उसके पास मास ज़्यादा होने की वजह से कम एरिया में, मतलब वॉल्यूम दोनों का सेम है। वी जो है ना वो ड्राई वॉल्यूम का, वी जो है ना वो ड्राई एयर का वो भी सेम है, और वॉल्यूम जो है ना वो मॉइस्ट एयर का वो भी सेम है। दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन बस मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा कम होता है। तो इसमें मॉलिक्यूल्स तो कम है लेकिन उनका मास ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, मेरा मास है 50 किलो और दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मास है कितना? 20-20 किलो। तो वो दो बच्चे हैं, आप बोलेंगे सर दो हैं तो उनका ज़्यादा मास होगा, लेकिन आप इतना भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बच्चे हैं तो इसलिए उनका मास कम होगा। मैं बड़ा हूँ तो मेरा मास जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से ड्राई एयर में आपके पास मॉलिक्यूल्स तो कम है लेकिन उसके पास मास ज़्यादा है। मॉइस्ट एयर में आपके पास मॉलिक्यूल्स तो ज़्यादा है लेकिन उसका मास कम है, तो इसीलिए इसकी डेंसिटी भी कम होती है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ रॉ से लिख रहा हूँ, ठीक है, मॉइस्ट एयर। तो इसीलिए अगर कोई बोले कि स्पीड जो है वो ड्राई एयर में ज़्यादा होगी साउंड की या मॉइस्ट एयर में, तो आप बोलेंगे ड्राई एयर में स्पीड ज़्यादा होगी साउंड की। क्यों? क्योंकि ड्राई एयर में आपके पास मॉलिक्यूल्स तो कम है लेकिन उनका मास ज़्यादा है, ठीक है। रीज़न भी बता दिया और वजह भी बता दी, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो मॉइस्ट एयर में आपको पता है क्या मौजूद होता है? वाटर, यानी वो जो है वो नमी मौजूद होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब ही नमी होता है ना, ठीक है, नमी, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? नमी। तो आपके पास नमी, उसमें पानी तो होता है, लेकिन पानी का आपको पता है एटॉमिक मास कितना है? 18, ठीक है। और नाइट्रोजन का आपको एटॉमिक मास पता है कितना है? नाइट्रोजन का आपको एटॉमिक मास पता है कितना है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है आपके पास 14 + 14 28, ठीक है। और ऑक्सीजन का आपके पास होता है 16 + 16 32, ठीक है। अब 32 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 2 मोल है, 2 हैं, मतलब 2 एटम है ऑक्सीजन के, ठीक है। मोल नहीं है, 2 एटम है ऑक्सीजन के। एक एटम का हो गया 16 और दूसरे एटम का प्लस कर दिया 16, तो 32 हो गए। एक एटम का हो गया नाइट्रोजन का 14 और दूसरे एटम का मिला के हो गया जो है आपके पास 28, ठीक है। 14 + 14 16 28 हो गया आपके पास। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। और इसका फॉर्मूला क्या है कि आपके पास जो है वो स्पीड ऑफ साउंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। ये याद रखिएगा। ये फॉर्मूला तो नहीं है वैसे, तो आपके लिए अभी ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि स्पीड ऑफ साउंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। और इसकी वजह यह है कि डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी आपके पास स्पीड ऑफ साउंड उतना ही कम हो जाएगा, स्क्वायर रूट के मुकाबले में कम हो जाएगा। और डेंसिटी जितनी कम होगी आपके पास वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। डेंस का ये हिसाब किताब होता है। ह्यूमिडिटी ऑल्सो इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर, इफेक्ट ऑफ वाटर। अच्छा, इसको मैं डायरेक्ट यहीं से पढ़ देता हूँ। द ह्यूमिडिटी इंक्रीज, द डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीज्ड, ठीक है। तो ये बात जो है आपने याद रखनी है कि अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड बढ़ानी है तो डेंसिटी को कम करना होगा स्क्वायर रूट के हिसाब से, या अगर डेंसिटी बढ़ गई तो स्पीड ऑफ साउंड खुद ही कम हो जाएगा। चलो आओ न्यूमेरिकल करते हैं। आई होप मेरे तमाम जो टॉपिक्स आपको समझाए वो समझ में आ गए होंगे। काफ़ी डिटेल में जाके समझा दिया मैंने। अब मैं आगे करा देता हूँ न्यूमेरिकल नंबर 1, फिर न्यूमेरिकल नंबर 2, फिर सेल्फ असेसमेंट के 2 क्वेश्चंस हैं, उसके जवाबात आपको दे दूँगा। 2 नहीं है बल्कि 3 है। सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन कराने में ना काफ़ी टाइम लग जाता कभी कभार। चलो, तो लिखा हुआ है कि अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, गिवन डेटा लिख लो, ठीक है। ये गिवन डेटा हो गया, ये टू फाइंड हो गया। अच्छा, कहते हैं कि साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको इन्होंने 6 हर्ट्स। अच्छा, हर्ट्स में नहीं, किलो में हर्ट्स है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप जो है वो किलो एक प्रीफिक्स है जिसको पता है आपके इसके बराबर होता है ये 10 की पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई 6 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो 6000 आएगा, ठीक है। 10 की पावर 3 यानी ये किलो जो है आपको बताया था मैंने, प्रीफिक्स है, यहाँ लिख देता हूँ, जो कि बराबर होता है 10 की पावर 3 के, ठीक है। तो ये किलो हर्ट्स से सिर्फ हर्ट्स होगी आप, क्योंकि किलो हमने खोल दिया। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि वेव लेंथ दी है इन्होंने सेंटीमीटर में, और कितने सेंटीमीटर दी हुई है, 25 सेंटीमीटर। वेव लेंथ दे दी इन्होंने 25 सेंटीमीटर। तो वेव लेंथ को आप सेंटीमीटर में नहीं रख सकते, मीटर में ले जाना पड़ेगा। तो 25 को आपने 100 से डिवाइड कराना होगा, तो आपके पास आएगा 0.25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं ताकि आपको एक्यूरेसी मिल जाए। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अच्छा, कितना, हाउ लॉन्ग यानी कितना जो है वो टाइम लेगा। अच्छा, यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ टाइम पूछ रहे हैं। टाइम पीरियड तो एक वेव का होता है ना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल, कितना टाइम लेगा वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किलो भी जो है वो आपके पास क्या है, किलो भी जो है यहाँ पर प्रीफिक्स में दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम मीटर लेंगे डिस्टेंस को, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 लिख लो, या ऐसे भी लिख सकते हो कि 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1000, ठीक है, सेम ही आ रहा होगा। तो इसमें तो सिर्फ डेटा ही आ गया पूरे में।
क्योंकि डेटा भी तो सॉल्व कराना ही था। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो आपके पास आ रहा है 1500। ठीक है, पता आपने ये करना है। तो ये डेटा हो गया, ये इसका टू फाइंड हो गया, और यहाँ से इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो टाइम कितना लेगा? तो आपके पास तो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आपको जो है वो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कौन सा फार्मूला लगाना है टाइम पता करने के लिए? टाइम पता करने के लिए आप यही फार्मूला लगा सकते हो। देखो, अगर आपके दिमाग में ये फार्मूला आ रहा है ना टाइम पता करने के लिए, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, तो ये नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो t है ना वो एक वेव का टाइम पीरियड है, तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, ये जब लगता है जब एक वेव का मांगा होता। यहाँ एक वेव का टाइम नहीं मांगा है, यहाँ पर मांगा है कि जितनी भी वेव बनी है ना उन्होंने इतना डिस्टेंस तय किया है 1500 मीटर का, तो उस 1500 मीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा। तो ये कोई टाइम पीरियड नहीं होगा, ये तमाम वेव्स का टाइम होगा, तो ये तो नहीं लग सकता ना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इतना सारा डेटा दिया आपको। अगर ये लग रहा होता तो सिर्फ आपको वो वेलोसिटी दे देते और 2-3 चीज़ें आप पता कर लेते। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमें जो है वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, तो f क्या है आपके पास 6000, और लेमडा क्या है आपके पास 0.25। ठीक है, आई होप आपको साफ नज़र आ रहा हो। वैसे तो नाप साफ नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने ब्राइटनेस अब इसकी कम कर दी है। ठीक है, तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.25। ठीक है, तो वेलोसिटी आपको दी इन्होंने 1500। ठीक है, मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब तो आपको फॉर्मूला आता ही है डिस्टेंस पता, वेलोसिटी पता करने, टाइम पता करने का। v इज इक्वल टू एस टी। तो क्या करना है आपको, पता करना है टाइम। तो t को उधर ले जाओ, s को v को नीचे ले आओ। s कितना है आपके पास 1500। ठीक है, और v कितना है आपके पास ऑलरेडी 1500 ही है भी, तो इससे ये कट जाएगा। t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड लगा साउंड को ट्रैवल करने के लिए 1500 मीटर का डिस्टेंस, यानी 1500 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया साउंड ने सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर। तो बहुत तेज़ इसकी स्पीड रही है हमारे पास। ठीक है, इसकी स्पीड भी अगर देखें तो 1500 मीटर पर सेकेंड आ रही है, यानी 1500। तो इसका आंसर चलो मैच भी कर लेता हूँ मैं कि सही हुआ है या नहीं हुआ। तो बिल्कुल सही आ रहा है 1 सेकेंड। तो इसको 1.0 सेकेंड भी लिख लो तो एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इतना सारा जो मैंने कन्वर्जन सिखाई ना, ये इन्होंने नीचे करी हुई थी, तो मैंने यहीं सिखा दी आपको ताकि आपके लिए ना प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ज़रा भी गलत किया होता तो कभी भी आंसर सही नहीं आता। चलो ये हो गया। मैंने समझा दिया था ना कि वो v इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो एक वेव का टाइम होता है, एक वेव लेंथ का टाइम बता रहता है। यहाँ पर हमें टोटल टाइम बताना है, जितनी भी वेव थी उन्होंने कितना जो है वो टाइम लिया डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। चलो हो गया, आ जाओ। अच्छा, अभी मैंने बताया था ना सेल्सियस में नहीं लेना, मीटर उसमें लेना, केल्विन में। ठीक है, तो सेल्सियस टू केल्विन की कन्वर्जन देख लो कि K इक्वल टू सेल्सियस में प्लस कर देना 273 को। ठीक है, 273 को प्लस कर देना। तो कहते हैं कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और एयर का टेम्परेचर क्या है, स्पीड ऑफ साउंड पता करनी है लेकिन एयर में। एयर का टेम्परेचर क्या है, T से लिखोगे। ठीक है, तो 30 सेल्सियस आ रहा है आपके पास, सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको केल्विन में ले जाना है, तो 273 इसमें ऐड करवा दूंगा 30 में, तो ये केल्विन में आ गया मेरे पास, जो कि आ रहा होगा 303 केल्विन। पहले सेल्सियस था, अब केल्विन हो गया, ऐसे कन्वर्ट किया है। देखो केल्विन में आ गया कि सेल्सियस कितना दिया हुआ था 30 प्लस 273, तो ये केल्विन स्केल में चला गया। ठीक है, 303। इसको चाहे तो यहाँ से T हटा लो, यहाँ K लिख दो। ठीक है, ऐसे समझ लो। ये मैंने बस इसीलिए लिखा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो अभी जो वेलोसिटी है, मतलब अभी जो हमारे पास वेलोसिटी आ रही थी वो कितनी आ रही है 331। ठीक है, 331 हमारे पास जो है वो वेलोसिटी है। तो उसको तो हम लिखे रहने देंगे। 0 सेल्सियस पे हमारे पास कितनी वेलोसिटी आ रही है, 0 सेल्सियस से मुराद यानी 273 पर ही कितनी वेलोसिटी आ रही है। 0 सेल्सियस याद रखना हमेशा, 0 सेल्सियस बराबर होता है तुम्हारे पास, यहाँ लिख देता हूँ,
इसको रिमाइंड रखना है हमेशा आपने। 0 सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन के, ठीक है। अब देखो यहाँ भी अगर 0 पुट कर दोगे, ठीक है, यहाँ भी अगर 0 पुट कर दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा +273, ठीक है। तो K = 273 आ गया आपके पास, यानी यहाँ पर अगर 0 लिख रहे हो तो यहाँ पे K लिख दो, तो 0 सेल्सियस आपके पास बराबर होगा 273 केल्विन के, ठीक है। मैंने यहाँ लिख भी दिया कि 0 पुट कर दिया सेल्सियस की जगह पर, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है, 0 सेल्सियस। तो 0 सेल्सियस यानी 273 केल्विन पर जो आपके पास वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब आ जाओ सोल्यूशन करते हैं। पता क्या करना है आपने, स्पीड पता करनी है, ठीक है। स्पीड पता करनी है इस टेम्परेचर पे, 0 सेल्सियस पे तो दी हुई है। तो फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था, V = 331 मल्टीप्लाई बाय, या मल्टीप्लाई नहीं भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 273, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 331, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, ये वाला टेम्परेचर ये है जो गिवन है आपको पास, 303 डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा मैं इसको बेहतर कर देता हूँ, जब नीचे लिखने लगता हूँ ना तो फिर हाथ मुश्किल से चल रहा होता है, 303। और लेक्चर अगर इतना लंबा हो जाता है ना तो फिर ना सांस भी फूलने लगती है, तो सभी प्रॉब्लम होती है लिखने में भी। लेकिन आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे तो ये मेहनत वसूल ज़रूर हो जाएगी, तो आप तैयारी करते रहिएगा, अल्लाह ताला आपको इसका जो अजर है ना वो ज़रूर दे देगा। तो डायरेक्ट कर लें क्या हम लोग, सॉल्व करा दें, मतलब डायरेक्ट से मुराद इस पूरे को स्क्वायर रूट को कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ। चलो डायरेक्ट ही कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आसान कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर से ही करेंगे। ये 273 तो आ रहा है आपके पास 1.05। अच्छा भाई, 331 मल्टीप्लाई बाय 1.05, द आंसर इज V = 347.55। अब डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नंबर में कमी आ जाए ना तो वो यूँ होगा, क्योंकि मैंने जो है ना वो इधर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिए, तो ये तो बिल्कुल सही आ रहा होगा 347, इसमें फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। तो 348 आ रहा है इनका। अब इनका 348 पता है क्यों आ रहा है, आप देखो डेसिमल पॉइंट के बाद इन्होंने 6-7 डिजिट ले लिए हैं। कितने डिजिट ले लिए हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट लिए हैं। मैंने डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिए हैं। अगर मैं भी इसे राउंड ऑफ करके लिखूँ ना V को, तो मेरा भी आ जाएगा 348 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि अगर आप डेसिमल पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट लेंगे ना तो आंसर में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, लेकिन इतना फ़र्क चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ पर 347 आ रहा है और आपका आंसर 300 आ रहा हो, या 350 आ रहा हो, या 320, ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर में फ़र्क आ जाए तो चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मेरा आंसर भी सेम आ गया है, और कुछ मैंने जो बताना था वो भी बता दिया। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन की भी मैंने कहा था। देखिए, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन तो बेसिकली आपने करने चाहिए, क्योंकि मैंने टॉपिक तो पूरा समझा दिया, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कुछ बच्चों को, तो मैंने कहा ये भी करवा ही देता हूँ ताकि आपकी नॉलेज में और इजाफा हो जाए। लेकिन प्रैक्टिस फिर करिएगा आप, ठीक है। अच्छा, कैन एनी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ साउंड विदाउट एनी वाइब्रेशन इन इट? तो पॉसिबल है कि साउंड पैदा हो जाए बगैर किसी वाइब्रेशन के? तो इसका जवाब क्या है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो मैं इसका जवाब पढ़ भी देता हूँ। A sound is a form of energy that propagates in a form of vibration through the medium such as solid, liquid and gas. It is a mechanical wave because it requires a medium to propagate. तो ये एक मैकेनिकल वेव है, और आपको पता है जब तक आप मीडियम में वाइब्रेशन नहीं करोगे तो साउंड ही पैदा नहीं होगा, तो बगैर वाइब्रेशन के साउंड पैदा नहीं हो सकता, ठीक है। ये पहले का जवाब। हाउ कैन द प्रेशर अफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर? अगर डेंसिटी, मतलब अगर प्रेशर इफेक्ट तो करता है स्पीड ऑफ साउंड पे, लेकिन अगर डेंसिटी भी चेंज हो जाए ना, मतलब जितना चेंज जो वो प्रेशर में आ रहा है उतना ही चेंज डेंसिटी में आ जाए, तो फिर प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। लेकिन सिर्फ प्रेशर चेंज होगा ना तो डेंसिटी तो फिर जो है वो इफेक्ट करेगा स्पीड ऑफ साउंड पे। एज यू मे हैव गेस्ड, द हायर द प्रेशर द डेंसर एयर एंड द फास्टर द स्पीड ऑफ द साउंड। जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही स्पीड जो है वो साउंड की ज़्यादा होगी, ये बात इसमें लिखी हुई है। तो पूरा लिख लीजिएगा, पूरे में यही बात लिखी हुई है। अगर आपके पास कोई मीडियम कोल्डर है
यानी ठंडा है तो उसमें प्रेशर आपको पता है कम होगा। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की है वो कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास किसी में प्रेशर ज़्यादा है, किसी मटेरियल में गैस है उसमें प्रेशर ज़्यादा है, किसी मतलब सिलेंडर में गैस है उसमें प्रेशर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है वो भी ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा तेज़ी में मोशन होगा। तो ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा तेज़ी में मोशन, ठीक है, ये पूरा लिख लीजिएगा। अ साउंड वेव ट्रैवलिंग इन अ सॉलिड गैस इनटू द एयर, व्हाट विल हैपन टू द स्पीड ऑफ अ साउंड वेव व्हेन इट एंटर द एयर। याद रखिएगा कि जब भी साउंड वेव इसको कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये सॉलिड है और ये एयर है, ठीक है। तो जैसी एयर से स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, ठीक है, तो जैसे ही एयर से आपके पास साउंड वेव जो है ना वो सॉलिड में जाएगी तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जैसे ही वापस एयर में आएगी तो स्पीड दोबारा कम हो जाएगी। तो क्या बात समझ में आई कि साउंड की स्पीड एयर में कम होती है, सॉलिड में ज़्यादा, और जब वो इंटर करता है सॉलिड से गैस में तो कम हो जाती है। जब सॉलिड से गैस में इंटर करता है ना तो कम हो जाती है। The speed at which a source wave travel depend upon the medium and state to the medium. Steel, water, air. The rate of sound wave travel decrease when we go from solid to the gaseous state. तो जैसे ही हम गैसियस स्टेट से, रेट से मुराद स्पीड ही है, ठीक है, रेट का मतलब स्पीड ही होता है। तो जैसे ही हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो हमारे पास और जो साउंड की स्पीड होती है वो कम हो जाती है, और जैसे ही हम एयर से सॉलिड में आते हैं तो बढ़ जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और चैनल का लिंक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो ये लेक्चर्स हैं वो मिल सकें। और अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, वैसे तो मैंने डिटेल में तमाम चीज़ें गाइड कर दी थी, हो सकता है कि गलती हो गई हो। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बार बार कह रहा हूँ, ताकि इसके सब्सक्राइबर भी बढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें।